SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मिल्टन के एक वर्क पर। उसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का सबसे फेमस वर्क माना जाता है। इसको जो है मैग्नम ओपस भी बोलते हैं। मैग्नम ओपस मतलब फेमस वर्क ही होता है। इसका जानरा जो है पैराडाइज लॉस्ट का आपका जानरा एपिक है। इसका फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था 1667 में ये, और जब फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था तब इसमें जो है 10 किताबें थी। सेकंड पब्लिकेशन इसका हुआ है 1674। उस टाइम इसमें जो है 12 बुक जो है आ गई थी। और इसमें जैसे इसमें आपकी जो है 12 बुक हैं, तो 12 बुक में जाहिर सी बात है सारे बुक की जो है शेप साइज जो है एक जैसे नहीं होगी। कोई बहुत ज़्यादा मोटी होगी, कोई जो है उसकी तुलना में पतली हो सकती है। तो जो सबसे ज़्यादा इसमें बड़ी बुक थी, जिसमें जो है नंबर ऑफ पेजेस सबसे ज़्यादा थे, तो वो थी आपकी जो है 9th बुक। 9th बुक जो है आपकी सबसे बड़ी थी। और सबसे छोटी कौन सी थी? तो सबसे छोटी आपकी 7th बुक थी। 7th नंबर की बुक जो है सबसे छोटी थी, और 9th नंबर की बुक आपकी सबसे बड़ी थी। और इसका सीक्वल जो है पैराडाइज रिगेन माना जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी वर्क होते हैं उनका कहीं ना कोई सोर्स होता है। बहुत ही कम वर्क जो है ओरिजिनल वर्क हैं कि जिसका खुद से जो है राइटर ने मतलब बिना किसी इंस्पिरेशन के जो है क्रिएशन किया हो। ज़्यादातर लोग कहीं न कहीं से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अब वो अलग की चीज़ है कि डायरेक्ट किसी आप लिटरेरी वर्क का सोर्स लेते हैं या नेचर का सोर्स लेते हैं, तो सोर्स कहीं ना कहीं से तो आपको लेना ही पड़ता है। तो जो मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट लिखा था, इसके सोर्स के रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूजन आपके मन में आ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बाइबल समझना होगा कि बाइबल है क्या, कि बाइबिल आपकी है क्या। तो बाइबिल आपकी जो है, बाइबिल एक एक किताब का नाम नहीं है। बाइबिल में आप ये सोचो कि जैसे एक कोई किताब आपको दे दी जाए और बोला जाए कि ये बाइबिल होगी, तो वो बाइबिल नहीं होती है। बाइबिल बुक ऑफ कलेक्शंस है। बाइबिल में कई बुक हैं, और वो बुक जो बुक ऑफ कलेक्शंस होते हैं उनको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ओल्ड टेस्टमेंट और दूसरा आपका न्यू टेस्टमेंट। तो आप इसको ज़रा यहाँ फिर से गौर करें। आप यहाँ देखिए, बाइबिल जो है इसका सोर्स बाइबिल है। पैराडाइज लास्ट का सोर्स बाइबिल है। और उसके बाद कहीं आप जेनेसिस सुनते हैं कि जेनेसिस भी इसका सोर्स है, या ओल्ड टेस्टामेंट भी इसका सोर्स है, क्या न्यू टेस्टामेंट भी इसका सोर्स है? तो ऐसा नहीं है। तो सारी कन्फ्यूजन जो आती है कि इसलिए आती है क्योंकि आपने बाइबिल को भी सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा नहीं है। तो सिस्टमेटिक रूप से क्या आपको समझना है? देखो, जैसे अंग्रेज़ों में दो फिरका हैं, जो जिनको आप क्रिश्चियंस बोलते हैं। क्रिश्चियंस में दो फिरके हैं स्पेशली, वैसे तो हैं तीन, लेकिन आपके दो फिरके हैं। सबसे पुराना जो है वो आपका है कैथोलिक, और कैथोलिक के बाद आपका आया प्रोटेस्टेंट। तो अब बाइबिल जो है कैथोलिक के अकॉर्डिंग टू दूसरे टाइप की होगी, अब इनके प्रोटेस्टेंट के अकॉर्डिंग टू वो बाइबिल दूसरे टाइप की होगी। भाई जाहिर सी बात है, मूल में ये हैं, पुराने ये हैं, तो इनके नियम बेस इन्हीं का बना होगा। लेकिन इनकी कुछ चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगी होगी, तो इसलिए जो कैथोलिक की बाइबिल है उसमें 73 बुक्स हैं, और जो प्रोटेस्टेंट की बाइबिल है उसमें आपके जो है 66 बुक्स हैं। 7 किताबों का अंतर आ रहा है। और जो 7 किताबें हैं, जैसे 73, ये आपका जो है 66 लिए हैं, 7 किताबें नहीं ली इन्होंने। इसकी 7 किताबें इन्होंने नहीं लिया। अब इनमें जो ये 7 बुक्स हैं, 7 बुक्स हैं, जो कहने का मतलब इनकी 7 बुक्स इन्होंने नहीं लिया। तो ये 7 बुक अकॉर्डिंग टू प्रोटेस्टेंट के ये एपोक्राइफल वर्क है। एपोक्राइफल वर्क उसको बोलते हैं कि जो मानक के अकॉर्डिंग टू न हो, लेकिन हाँ उस चीज़ को थोड़ा सा पूरा करता हो। जैसे सानेट, सपोज दैट आपने लिखा, तो सानेट के पेट्रार्कियन सानेट आपने लिखा, आपने उसमें जो है 14 लाइन लिखी, फिर आपने उसमें ऑक्टेव सेस्टेट का डिवीज़न नहीं किया, तो अब वो पेट्रार्कियन सानेट नहीं होगा। तो पेट्रार्कियन सानेट के मानक के अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा? वो एपोक्राइफल सानेट होगा। एपोक्राइफल किसके अकॉर्डिंग टू? पेट्रार्कियन के अकॉर्डिंग टू। तो जो ये 7 बुक्स हुई, ये एपोक्राइफल हैं। एपोक्राइफल का मतलब होता है जिसमें अशुद्धियाँ हों, मानक को वो स्टैंडर्ड मानक को पूरा न करता हो। तो ये किसका स्टैंडर्ड मानक? तो मानक इनके द्वारा बनाया गया था, उस मानक को ये 7 किताबें नहीं पूरा कर पाई, इसलिए नहीं किया गया। अब आप देख रहे हैं टोटल बाइबिल में जो बुक्स की संख्या है, इसी कारण कैथोलिक की ज़्यादा है, 73 इनकी है, तो 66 बुक इनकी जो है बाइबिल में है। अब इन्होंने भी अपनी बाइबिल को दो भागों में बांटा है, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। और देखिए कैथोलिक वालों ने भी ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट को बांटा है।
अब ये जो 73 बुक्स हैं, फिर फर्दर इसी को इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है। ओल्ड टेस्टमेंट में 46 बुक हैं, न्यू टेस्टमेंट में आपका जो है 27 किताबें हैं, 27। इनके ओल्ड टेस्टमेंट में 39 बुक्स हैं, और फिर इनका जो न्यू टेस्टमेंट है उसमें इन्होंने 27 बुकें डाली हैं। तो इनका और इनका आप देख रहे हैं दोनों का न्यू टेस्टमेंट इक्वल है, लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में डिफरेंस आता है, इनमें 46 है, इनमें 39 है। अच्छा, अब ये ओल्ड टेस्टमेंट में जो 46 किताबें हैं, 46 बुक हैं, 46 बुक के अलग अलग नाम हैं। तो 46 बुक में जो पहली बुक आती है उसी को बोलते हैं जेनेसिस, और इसी जेनेसिस से ये आपका पैराडाइज लास्ट मिल्टन ने लिया है। कहने का मतलब जेनेसिस से ही प्रभावित होकर के इन्होंने ये पैराडाइज लास्ट लिखा है। अब आपका अगर जो परीक्षा में आता है कि पूछा जाता है कि पैराडाइज लास्ट का सोर्स क्या है, अब आपके सामने दे दिया गया कि बाइबिल, दूसरा है रामायण, तीसरा आपका कुरान हो गया। तो आप इसमें बाइबिल टिक कर देंगे, क्योंकि बड़ी चीज़ को आपने टिक कर दिया। अब सपोज दैट दूसरा क्वेश्चन में सोर्स ऑफ पैराडाइज लास्ट, तो अब ऑप्शन में आपके सामने है बाइबिल, फिर उसके सामने आपका आता है ओल्ड टेस्टमेंट, फिर आता है न्यू टेस्टमेंट। तो अब आप इसमें ओल्ड टेस्टमेंट को टिक करेंगे, क्यों? क्योंकि अब ये बाइबिल का माइनर पार्ट है। सेम क्वेश्चन देखिए वही है, ऑप्शन सिर्फ बदलने के कारण आंसर तुरंत खटाखट बदल रहे हैं। अब सपोज दैट क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछा जाए, सोर्स ऑफ पैराडाइज लास्ट, उसमें आपका क्या दे दिया गया? उसमें आपका बाइबिल दे दिया गया, ओल्ड टेस्टमेंट दे दिया गया और जेनेसिस दे दिया गया। तब आप जेनेसिस को टिक करेंगे। तो हमेशा छोटी चीज़ों को टिक किया जाता है। अगर जो छोटी चीज़ें नहीं हैं तो उससे बड़ी है तो फिर उससे बड़ी। तो जब ऑप्शन में आप बारीकी हो तो बारीकी वाले को, जैसे भी यहाँ जेनेसिस था तो हमने जेनेसिस को कर दिया, नहीं होता तो मैं ओल्ड टेस्टमेंट को करता, ओल्ड टेस्टमेंट नहीं होता तो फिर मैं बाइबिल को करता। तो ये क्वेश्चन आपके 3 टाइप से पूछे जा सकते हैं, और इसमें आपको सोर्स को लेकर के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जेनेसिस ओल्ड टेस्टमेंट का एक पार्ट है, और ओल्ड टेस्टमेंट आपका जो है बाइबिल की जो 73 बुक्स हैं उनमें से 46 बुक्स का ये संग्रह है। कहने का मतलब 46 बुक का ये कलेक्शन है। अब चलिए इसके सोर्स पर आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो गए। अब इसके और चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब इस बुक में मिल्टन ने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है, ब्लैंक वर्स है। अब यहाँ पे आपका इपिक ट्रेडिशन अपनाया गया है। पोएम में इपिक ट्रेडिशन, भाई इपिक है तो इपिक ट्रेडिशन को फॉलो करेगा। तो इपिक ट्रेडिशन में होता है, इपिक ट्रेडिशन में सबसे पहले जब आप इपिक लिखते हैं तो आप इपिक की थीम लिखते हो कि हमारा जो है टॉपिक क्या है, मैं किस टॉपिक पे लिख रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ आपको मिलेगी। तो उसी को यहाँ बोला जाता है इपिक थीम। और आपका यहीं से शुरू होता है, आप मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, ऐसे ऐसे करके आपका जो है ये चीज़ें आपकी बढ़ती जाती हैं। फिर आपका जहाँ ये चीज़ आपकी ख़त्म होती है उसके बाद जस्ट आपका ये शुरू हो जाता है इपिक थीम, या इसी को आर्गूमेंट बोलते हैं, ये दोनों एक ही टर्म है। फिर इसके बाद आपका इन्वोकेशन शुरू हो जाता है। भाई आपने जैसे प्रस्ताव रखा, अपने थीम रख दी कि हाँ ये इस बिंदु पर जो है हमारा जो है इस बिंदु पर मैं लिखने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद आप जो है लिखने, आपने टॉपिक क्लियर कर दिया। टॉपिक क्लियर करने के बाद फिर आप भगवान से जो है उनकी थोड़ी आराधना करते हैं कि जो मैं ये वर्क करने जा रहा हूँ आप इसको अच्छे से पूरा करिए। तो वही चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, इन्वोकेशन शुरू हो गया है। अब ये इपिक का ट्रेडिशन है जो मैं बता रहा हूँ, कोई भी इपिक है, क्लासिकल इपिक है तो वो इसी पैटर्न पे लिखी ही जाती है। तो इसी बहाने आप इपिक भी सीखते चलो। तो दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं इन्वोकेशन, और इन्वोकेशन आपका ये चल रहा है सीख, हेवनली म्यूज एंड जस्टिफाई, यहाँ तक आपका जाता है। फिर इसके जस्ट बाद आपका एपिक क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो अब इन्होंने क्या किया, हेवनली म्यूज को जो है इन्होंने बुलाया है, हेवनली म्यूज से इन्होंने जो है सहायता मांगी है। तो माना ये जाता है कि म्यूज 2 टाइप की होती हैं, क्लासिकल म्यूज होती हैं, दूसरी हेवनली म्यूज होती हैं। अब मिल्टन का मामला था कि हेवनली म्यूज ज़्यादा पावरफुल होती हैं क्लासिकल म्यूज की तुलना में, तो मुझे उनको इन्वोक करना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने जो है हेवनली म्यूज का जिक्र किया। इनको ये लग रहा था कि मेरा वर्क बड़ा है और इसलिए मुझे जो है बड़ी डिवाइन पावर की ज़रूरत है, तो इन्होंने हेवनली म्यूज को किया। आप इसको कोरिलेट कैसे करेंगे? जैसे हेवन में सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ से आप नीचे सब कुछ देख सकते हो। और क्लासिकल, तो क्लासिकल को आप ग्रीक और यहाँ से लैटिन से कोरिलेट कर सकते हैं। ऐसा फैक्ट नहीं है, मैं सिर्फ एक न्यूमोनिक्स बता रहा हूँ आपको अपने दिमाग में रोकने के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे हेवनली लिया है क्योंकि ग्रेट वर्क है, तो जाहिर सी बात है ग्रेट डिवाइन पावर की ज़रूरत है। अब जहाँ इन्वोकेशन आपका ख़त्म होगा, जस्टिफाई यहाँ, फिर उसके बाद आपका इपिक क्वेश्चन तुरंत शुरू हो जाता है। इपिक क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है, से फर्स्ट ऐसे इन्होंने कहा है, फिर डॉट 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 करके आता है फॉर रिबोल्ट, यहाँ तक आपका इपिक क्वेश्चन होता है। तो इपिक क्वेश्चन क्या होता है?
अब जैसे आपने आर्गूमेंट थीम रखा कि मैं इस टॉपिक पे लिख रहा हूँ, फिर भगवान से आपने आराधना की कि आप मेरे इस काम में सहायता करिए। अब एक इपिक की ये विधा है, उसका ट्रेडिशन है कि आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, किससे? इन्हीं म्यूज से पूछते हैं कि सब कुछ सही था, मानव के पास सब कुछ था, तो फिर उसको जो है पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा। अब इसी के उत्तर में आप पूरी इपिक लिख डालते हैं। तो इपिक क्वेश्चन के आंसर के रूप में ये पूरी इपिक आपकी लिखी गई है। बस इसी के बाद इसका नंबर, अब ये सीरियल यही रहेगा। पहले आर्गूमेंट आप पैराडाइज लास्ट निकालिएगा, को रिलेट करिएगा। यहाँ देखिए हमने लाइन लिखा है, आप मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस, ऐसे बढ़ता चला जाएगा और आप वहाँ तक पढ़िएगा जब तक ये ना जाए। फिर इन यहाँ से जैसे ही आएगा आपका इन्वोकेशन शुरू हो जाएगा, इन्वोकेशन ऐसे बढ़ेगा, फिर आपका ये आएगा एंड जस्टिफाई करके यहाँ खत्म होगा। और उसके बाद ही आपका एपिक क्वेश्चन, से फर्स्ट ऐसे करके एपिक क्वेश्चन। और एपिक क्वेश्चन का लास्ट ये है। और वहाँ आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन मार्क भी बना है, भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, मतलब अब क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब उसके बाद आपकी स्टोरी शुरू होती है, और स्टोरी एपिक की जो होती है वो आपकी क्लाइमेटिक होती है। कहने का मतलब वो क्लाइमेक्स वे में ही स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं कि आप उसको स्टार्टिंग से बनाते हैं तब क्लाइमेक्स पे पहुंचाते हैं। क्लाइमेक्स आप बताते हैं, और बाकी जो आपका जो है कहने का मतलब जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं वो उसी आगे आपको जो है आगे उसी इपिक में नान जो है कहने का मतलब कि बिना महत्व दिए उसको वैसे नरेट कर दिया जाता है समझने के लिए। और इसका ये ट्रेडिशन ही है कि इपिक की शुरुआत क्लाइमेक्स से ही होती है। और इसके लिए एक कैच फ्रेज बना है, इन मिडास रेस। तो इन मिडास रेस क्या होता है? इन द मिडिल ऑफ द थिंग। तो कहने का मतलब मिडिल से ही आप इपिक के नैरेटिव की स्टार्ट करते हैं। नैरेटिव वर्ड आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो इपिक की कहानी होती है वो इन मिडियास रेस वाली स्टाइल में स्टार्ट होती है। और एक क्वेश्चन मैं आपको इसी में और बताना चाहूँगा कि मिल्टन ने बाद में जो है, जब इसका बाद का एक पब्लिकेशन आया था तो इसमें इन्होंने जो है आर्गूमेंट और ऐड किया था। किसका आर्गूमेंट ऐड जो है किया था कि इन्होंने ब्लैंक वर्स को इन्होंने डिफेंड किया। और इन्होंने ये बताया कि मैं ब्लैंक वर्स का यूज़ क्यों कर रहा हूँ। ब्लैंक वर्स, जैसे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि शेक्सपियर के किस वर्क में इन्होंने ब्लैंक वर्स को डिफेंड किया, तो वो आपका यही है जो है पैराडाइज लास्ट। तो यहाँ से आप ये देखेंगे, हमने इसको देखिए नोट डाल के आपका लिख दिया है। अब यहाँ से आपकी इपिक की कहानी शुरू हो जाती है। होता क्या है कि गार्ड होते हैं, एक जो है गार्ड होते हैं, भगवान होते हैं। तो भगवान ने क्या किया कि यूनिवर्स का क्रिएशन किया। तो उस यूनिवर्स में इन्होंने जो है आप जो है एंजल्स भी बना दिए और भी चीज़ों को बना दिया। तो फिर इन्होंने एक अपना जो है कहने का मतलब इनका एक लड़का था, यानी कि मतलब सन इन्होंने बनाया, उसको जो है सन के नाम से जाना जाता है, वो था। तो जो एंजल्स थे, एंज सॉरी एक मिनट इसको रुकिएगा, मैं थोड़ा देखो, यहाँ एंजल्स थे, तब तक कहानी सही चल रही थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद इन्होंने अपना एक सन बनाया। ठीक, सन बनाने के बाद क्या हुआ, इन्होंने ये बोला कि मैं अपनी सारी पावर इसको दे रहा हूँ। जैसे राजा वाजा लोग अपने अपने लड़के को अपनी सारी पावर देते हैं। तो इसी में एक महोदय थे, इसी एंजल्स में, एंजल्स की जो ज्यूरी थी, इसी में एक महोदय थे। उन महोदय का नाम था ल्यूसीफर। तो ल्यूसीफर को ये लगा कि यार ये मुझसे जूनियर है, ये बाद में आए हैं, पहले मैं इनके पास का हूँ, मुझे ये पावर मिलनी चाहिए जो गार्ड इनको दे रहे हैं। तो इनके मन में ये आया कि मैं अगर जो इनको मार देता हूँ तो फोकस मेरे ऊपर आएगा, किंग मैं बनूंगा। तो ल्यूसीफर ने जो है सन को मारने के लिए सोचा। ये एंजल्स हो गए, आपके गार्ड हो गए, और यहाँ आपके जो है सन हो गया। तो ल्यूसीफर ने सोचा मैं इनको मार दूंगा तो अधिकार मुझे मिल जाएगा। लेकिन लूसीफर को मारने का इनको चांस नहीं मिला, क्योंकि सारे एंजल्स इनको प्रोटेक्ट करते थे। तो जब गार्ड को ये पता चला कि ये लूसीफर के मन में ये चल रहा है, तब इन्होंने लूसीफर को लूसीफर नाम चेंज करके उसका नाम दे दिया सैटन। क्योंकि अब इसके दिमाग में जो है लूसीफर एक एंजेलिक नेम है, मतलब ऐसे इंसान का नाम है कि जो अच्छा काम करे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तुम्हारे काम गंदे हैं तो अब तुम्हारा नाम भी गंदा होगा। तो उन्होंने फिर उससे नाम वो छीन के कर दिया सैटन। अब सैटन नाम करने के बाद वो उसके मन में प्रतिशोध की भावना आई। अब थोड़ा 1/3 जितने एंजल्स थे उसने अपनी साइड कर लिया, और गार्ड के खिलाफ इसने जो है युद्ध की घोषणा कर दी कि मैं अब आपसे लड़ूंगा। तो परीक्षा के लिहाज से आप समझ सकते हैं कि जो 1/3 को इसने फोड़ा था उसी में एक था एंजल, उसका नाम था एफडीएल। तो एफडीएल तो पहले सैटन की ओर चला जाता है, फिर लास्ट में उसको जब लगता है कि नहीं यार ये इसके जो है मोटिव्स अच्छे नहीं हैं,
तो फिर वो अगेन गार्ड की ओर चला जाता है और गार्ड अपने खेमे में उसको ले भी लेते हैं। तो फिर उसके बाद जो है, और उसके बाद भाई गार्ड तो लड़ने आएंगे नहीं, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा। तो रिप्रेजेंटेटिव का नाम था आपका माइकल। तो गार्ड की तरफ से माइकल लड़ने आया और उधर जो है सैटन की तरफ से खुद सैटन जो है रिप्रेजेंटेशन दे रहा था, वो खुद जो है अपनी सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। दोनों में लड़ाई हुई और लड़ाई होने के जो है बाद इनके पास जो है, जो गार्ड की तरफ वाले थे, तो इनके पास एक ऐसा हथियार था कि उस हथियार का विकल्प उनके पास नहीं था। वो उसको जो है इलेक्ट्रिक सोर्ड आप बोल सकते हैं। तो उसी से जो है सैटन वेटन हार गए। हारने के बाद फिर इनको जो है सल्फ़र की झील में डाल दिया गया। कहने का मतलब उसको आप नर्क समझ सकते हैं, नर्क में डाल दिया गया है। तो अब स्टोरी अब नर्क में फिर उसको डाल दिया जाता है, फिर यहीं से आपकी स्टोरी प्रारंभ होती है। तो अब नर्क में जाने के बाद मैं एक समरी बता रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में सारी बुक का बताऊँगा। नर्क में जाने के बाद फिर उसके मन में आता है 2-3 दिन तो वहाँ जो कहने का मतलब उसको जो है थोड़ा रेस्ट करता है। 2-3 दिन नहीं था उसमें, टोटल 9 दिन थे, 9 दिन 9 रात। ये रेस्ट करने के बाद तब उसके बाद उनको जो है होश होश आया। फिर अपने लोग धीरे धीरे जंजीरों से इन्होंने रिलीव किया खुद को और किनारे आए। फिर इनकी एक सभा बनी। सभा बनने के बाद फिर उन्होंने अपना एक महल बनाया। महल में जो है पेंडिमोनियम उसके मुल्सिबर था, वही उसका मेन आर्किटेक्ट था। वो जो है जब ये गार्ड के साथ था तो यहाँ भी उसने स्वर्ग में भी काफ़ी चीज़ों का निर्माण किया था। तो मुल्सिबर ने एक जो है पेंडिमोनियम नाम का एक महल बनाया। तो महल वहल जब बन गया तो उसके बाद वहीं उन लोगों की सभा हुई। तो सभा में वो पहले राय लेना चाहा कि हम लोग हार तो गए हैं, तो क्या दोबारा गार्ड के ऊपर अटैक करना चाहिए, या उनसे दोबारा भिड़ना चाहिए, या उनसे भिड़ना नहीं चाहिए। और फिर इसके बाद एक मोलोच नाम का था, तो मोलोच ने डायरेक्ट युद्ध का उसने सपोर्ट किया था कि नहीं हमको करना चाहिए। सैटन का भी मन था। सैटन की अभी एक फेमस कोटेशन आप सुनेंगे कि बेटर टू रन करके, तो ये वाला जो है उसी के दौरान वो बोलता है एडवोकेसी करने के लिए कि नहीं हमको जो है नर्क में रहना पसंद है, लेकिन स्वर्ग में उनके साथ गुलामी करना पसंद नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन बनती है। फिर उसके बाद जो है डायरेक्ट अटैक तो कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनको ये पता चला कि भगवान ने एक क्रिएशन नई बनाई है एडम यू के नाम से। तो उस क्रिएशन को वो लोग बर्बाद करना चाहते थे। उनको ये लगा कि ये क्रिएशन बनी है, मैं इसको जो है बर्बाद कर दूं या इसको जो है गलत रास्ते पे ले जाऊं। तो मैं डायरेक्ट तो नहीं लड़ सकता हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट वे में भगवान का अपोज करके या उसको जो है गार्ड का अपोज करके मैं उसके इरादे या मंसूबों को उनको कमज़ोर बना सकता हूँ। तो सैटन ये करता है। लास्ट में जो है अब ऊपर जो है वहाँ गार्डन ऑफ ईडन में पहुँच जाता है, वहीं एडम यू रहते थे। फिर जो है उसने ईव को मिसगाइड किया। और अच्छा, ईव को मिसगाइड करने के बाद एक फॉरबिडन ट्री का फ्रूट था, तो ईव ने उस फ्रूट को खा लिया। वो मना किया गया था कि ये फ्रूट आपको नहीं खाना है। तो उन्होंने उस फ्रूट को खाया। फ्रूट खाने के बाद फिर उनमें जो है सारी चीज़ें आ गई। कहने का मतलब सेम की फीलिंग और भी मानवीय जितने गुण होते हैं, कहने का मतलब वो फल ही इस टाइप का था कि वो खाने के बाद मानव के सारे लक्षण आ जाएंगे। कहने का मतलब अब आपकी मृत्यु शुरू हो जाएगी। अब आप उसके बाद जो भी जो जनरेशन वाला काम आपका जो है उसमें जो नॉर्मल सी प्रक्रिया आजकल है वो सब सारा चीज़ें शुरू हो गया। तो फिर अब जब ये मानवीय इनका जो है शरीर बन गया, तो एडम ने ये देखा कि यार अब ये खाली हैं, क्योंकि एडम की ही रिप्स से उसको ईव को बनाया गया था। तो वो एक समझिए उसका पार्टी है, तो एडम यहाँ कैसे रहता। तो उसको बचाने के चक्कर में उसने सोचा कि अब ये ईव खाई है, इसको जो है पृथ्वी पर ले जाएंगे। तो उसने सोचा कि मैं भी खा लेता हूँ, तो दोनों लोग वहीं साथ रहते हैं। तो एडम को पता था, लेकिन एडम जान करके वो फ्रूट खाता है। फिर दोनों लोगों को साथ में जो है हेवन से जो है निकाल दिया जाता है। और उसके बाद जो है निकालते समय उनको ये बताया जाता है कि जीसस आएंगे और जीसस ही आपको दोबारा से हेवन रिस्टोर करा सकते हैं। उसके बाद ये कहानी उनका जो है निकासी होता है। और सैटन ये जान के बड़ा खुश हो जाता है कि भगवान के मंसूबों को मैंने ख़राब कर दिया है। तो लेकिन जो है गार्ड ने भी उसको सैटन को कहा कि इसके एवज में अब तुम जो है सरपेंट बन जाओगे। तो ये चीज़ उसको पता नहीं चली। लेकिन जब वो दोबारा आया अपने, कहने का मतलब अपने जहाँ उसका पेंडिमोनियम बना था वहाँ पे आता है, तो देखता है उसके जितने भी दोस्त थे या उसके जितने भी मेंबर्स थे सारे सरपेंट हो चुके हैं। और गार्ड ने ये भी बोला था कि अब जो ये होंगे एडम यू के बच्चे होंगे, ये सरपेंट को कूचेंगे, कहने का मतलब उनको जो है परेशान करेंगे। और सांप लोग जो है इनके जो है ह्यूमन बीइंग को काटेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें बोल के जो है उन्होंने भेजा था। अब ये तो हो गई रफ़ कहानी आपकी। रफ़ कहानी मैंने इसलिए बताया कि अब आपके दिमाग में बैठेगा।
अच्छा, एक इसमें आपके मन में और कन्फ्यूजन आता है। कन्फ्यूजन क्या आता है कि सपोज दैट आपको ये लगता है कि सैटर्न भगवान ने ऐसे, सपोज दैट ये ऊंची जगह है, सपोज आप इसे समझो कि युद्ध के बाद इसको यहाँ सैटर्न को ढकेला गया था, मैं स्टार्टिंग का बता रहा हूँ। यहाँ इनको ढकेला, ये सल्फर की झील में पड़े थे। फिर उसके बाद आपके मन में कभी कभी शंका आती है कि यहाँ हेवन कैसे आए। बीच में क्या आता है, एक दो प्लेस अर्थ, अर्थ का जिक्र होता है, फिर निफेट्स का जो है आपका जिक्र होता है। तो कुछ ऐसे ऐसे प्लेस आते हैं तो आप उसको को रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो आप उसको ऐसे को रिलेट करके समझ सकते हैं कि आप ये मान के चलो कि तीन तल था, एक तल, ये दूसरा तल, और फिर उसके बाद तीसरा तल। ऊपर से इनको तीसरे तल पे ढकेला गया, तीसरे तल तल से ये उठ करके यहाँ आया, और यहाँ से इसको एक सीढ़ी मिलती है, तब ये स्वर्ग जाता है। यही पूरी पूरी प्रक्रिया है। और जो ये तल है ये आपका पृथ्वी है, इसको अर्थ बोला जाता है। और अर्थ पे जब ये आता है तो एक पर्टिकुलर प्लेस है, अभी मैं उसको आगे जिक्र करूँगा जब 1 बाय 1 आपकी बुक पढ़ाऊँगा। उस प्लेस पे वो सबसे पहले आता है, सैटर्न अर्थ के प्लेस पे वो सबसे पहले आता है। दिमाग में याद रखिएगा, ये समझो नर्क मतलब डाउन, अर्थ की तुलना में डाउन, यहाँ से यहाँ आएगा, तब उसके बाद सीढ़ी उढ़ी या इसकी सहायता से फिर ये हेवन में आपका आएगा। ये दिमाग में आप रखें तो कोरिलेट करने में थोड़ी आपको आसानी होगी। अब मैं आपको जो है 1 बाय 1 बुकों के बारे में बताऊंगा, और कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी हैं, टर्मिनोलॉजी को आपको जानना। जैसे टार्टरस, एक टार्टरस इसमें जो है टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, वार का, और वार के बाद जो है जितने भी सैटर्न और सैटर्न्स के जो है फॉलोअर्स थे, सबको नीचे भेजे जाने, कहने का मतलब ये सल्फर झील में भेजे जाने को ही आपका टार्टरस बोला जाता है। तो टार्टरस अगर जो इन फ्यूचर में यूज़ करूँ तो फिर ये पूरा इंसिडेंट आप समझिएगा, वो चीज़ें अंडरस्टूड रहेंगी फिर। अब चलिए बुक फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बुक फर्स्ट की समरी क्या है, मैं आपको समरी ही बताऊंगा। देखो, बुक फर्स्ट में क्या है, बुक फर्स्ट में हेवनली मूव्स का जिक्र आता है इनवोकिंग के टाइम में। और उसके बाद जो है थीम, थीम आपको यहाँ मिलेगी जैसे हम बता रहे हैं। तो थीम है, इपिक क्वेश्चन है आपका जी जो है, उसी को आर्गूमेंट जो आप वो सारी इपिक थीम या आर्गूमेंट जो है एक ही चीज़ है, वो आपको मिलेगा। फिर उसके बाद जो है आपको इन्वोकेशन इसी बुक फर्स्ट में मिलेगा। फिर आपको इपिक क्वेश्चन इसी में मिलेगा। और थीम वूम तो खैर हो ही गई। फिर उसके बाद आपको कहाँ तक लास्ट कहाँ पे होता है, इन लोगों को सल्फर वाली झील में सब जो ढकेला जाता है, वो सब सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो लोग 9 दिन के बाद, 9 दिन 9 रात के बाद जगते हैं। जगने के बाद जब ये क्या करते हैं कि बाहर आते हैं, खुद के जो है सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर पेंडिमोनियम बनता है। अच्छा, ये पेंडिमोनियम जो शब्द है, इसको मिल्टन ने ही कॉइन किया था। इसके पहले ये पेंडिमोनियम नाम का कोई शब्द नहीं था, यूज़ नहीं होता था। तो पेंडिमोनियम क्या है, ये सैटर्न के लोगों की या सैटर्न या उनके फॉलोअर्स की जब ये नर्क में गिरे थे, तो उनकी ये राजधानी है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि इनका सेंटर या जो है सेंटर या इसी भवन में जो है इन लोगों की सारी सभाएं होती थी। तो यहाँ तक आपका जो है ये बुक फर्स्ट में आपकी ये सब सारी चीज़ें कवर होती हैं। आपको पेंडिमोनियम मिलेगा, आपको जो है आर्गूमेंट मिलेगा, आपको यहाँ पे जो है इन्वोकेशन मिलेगा, आपको इपिक्वेशन मिलेगा, और यहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब बुक सेकंड में क्या होता है, बुक से जो है सेकंड में एक वो लोग अपनी काउंसिल करते हैं, डिबेट करते हैं। डिबेट किस लिए करते हैं कि क्या गार्ड से बदला लिया जाए। तो उसमें जो मलोच मलोच होता है, मलूक, ये सबसे पहले क्या करता है, ये बोलता है कि नहीं, ओपन वार होनी चाहिए, लड़ो, अच्छे से लड़ा जाए। और जो बिलियर और मामून होते हैं, ये वार को जो है डिनाई करते हैं। ये कहते हैं नहीं है, जैसे हैं ऐसे रहने, तो बहुत ज़्यादा लफड़ा बवाल करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये बिलियल, मेमोन, ये दो नाम आप याद रखिएगा। ये दोनों लोग वार के विरोधी थे, और ये जो है ये बोला था कि नहीं, लड़ो, अच्छे से लड़ो। फिर सारे लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं, वार होगी। वार होने के बाद अब वार डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो डिस्टर्ब करने के लिए एडम यू का इनको पता चलता है। तो सैटर्न खुद जो है वो जिम्मेदारी लेता है कि ये मैं खुद जो है डील करके मैं पता लगाऊंगा कि कहाँ है, उसके बाद मैं उनको मिसगाइड करूंगा, और मिसगाइड करने के बाद तब उनकी बर्बादी होगी। और यहीं आपकी बुक सेकंड ख़त्म हो जाती है। बुक थर्ड में जो जिक्र हुआ है, बुक थर्ड में जिन बिंदुओं पर चर्चा होती है, जो पॉइंट आपके हैं, तो सबसे पहले मिल्टन की एक क्राई होती है। कहने का मतलब मिल्टन अपनी ब्लाइंडनेस पे जो उसके मन में एक होता है, कहने का मतलब दुख होता है, वो आपकी थर्ड बुक में स्टार्टिंग में पहले वो जिक्र करता है। जिक्र करने के बाद तब वो गार्ड का जिक्र करता है। गार्ड के जिक्र करने में गार्ड ये बताता है कि गार्ड जो है भविष्यवाणी करते हैं कि सैटर्न की गतिविधि जब वो देखते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो है
इसको सफलता यहाँ पे जो है मिलेगी। और मैन को जो है, ये जो मैन कहने का मतलब एडम यू हैं, इनको नीचे जाना पड़ेगा, कहने का मतलब वो इनको मिसगाइड करने में सक्षम हो जाएगा। और उसके बाद जिक्र होता है कि वो धीरे धीरे जब आता है, कहने का मतलब जो हमने आपको बताया था नहीं कोरिलेट करके कि 3 स्टेप हमने आपको बनाया था, तो यहाँ से जो है ऊपर ये समझिए हेवन था, यहाँ से जो है ये भेजे गए थे यहाँ पे। तो यहाँ से पहले अर्थ पे आते हैं, फिर अर्थ से आपको एक सीढ़ी मिलती है, तब ये ऊपर जाते हैं। तो अर्थ पे जब ये आते हैं तो वो अर्थ पे सबसे पहले जब सैटर्न यहाँ आता है तो वो प्लेस आपका ये है माउंट निफेट्स। और ये माउंट निफेट्स कहाँ है? अर्मेनिया। अर्मेनिया में माउंट निफेट्स, ये दो आपको जो है याद रखना है। तो परीक्षा में माउंट निफेट्स पूछता है तो भी करेक्ट है, और ये अर्मेनिया पूछता है तो भी आपको करेक्ट है। दोनों पूछता है तो फिर माउंट निफेट्स आपको जो है टिक करना पड़ेगा। और जब अर्थ पे आता है तो यूरिल इसको रास्ता दिखाता है, कहने का मतलब यूरिल से रास्ता पूछता है सीढ़ी का या जो है ऊपर जाने का, तो यूरिल के द्वारा इनको डायरेक्ट किया जाता है अर्थ से कहाँ? हेवन को जाने के लिए। हेवन का मार्ग कहने का मतलब वो यूरिल से ही पूछता है, लेकिन यूरिल के मन में डाउट आ जाता है क्योंकि ये चेरब बना रहता है। तो यूरिल को ये लगता है कि चेरब का फेस तो स्माइलिंग होता है, इनोसेंट होता है, लेकिन ये तो देखने में शैतान सा लग रहा है, जो है शैतान आपकी आंखों से जो भी था। तो उसको कुछ डाउट हुआ कि नहीं यार ये चेरब हो सकता है कि बेस बदल के कोई चीज़ आई हो। तो इस ये आपका जो है बुक थर्ड यहीं पे आपका जो है ख़त्म होती है। अब चलिए बुक फोर्थ पे चर्चा करते हैं। बुक फोर्थ में आपका क्या होता है कि सैटर्न जो है, सैटर्न की जर्नी एडम और यू को पाने के लिए बढ़ती है। तो एडम यू गार्डन ऑफ ईडन में रहते थे, तो गार्डन ऑफ ईडन का जिक्र होता है, फिर यहाँ आपका एडम यू का जिक्र होता है बुक फोर्थ में आप देख रहे हैं। फिर और ये बताया गया है कि वहाँ ये लोग जो है नेकेड पूरे रहते थे, एडम यू नेकेड रहते थे, क्योंकि उस टाइप की सेम वाली फीलिंग या ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मन में इनके कुछ उस टाइप की जो है गलत चीज़ें नहीं थी। तो इस ये अपना सामान्य जीवन वहाँ पे ओपन वे में बिता रहे थे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको फिर यही 2-3 करेक्टर मिलते हैं। अब जैसे आपका क्या है, गार्डन ऑफ ईडन है, तो जाहिर सी बात है कि गार्डन ऑफ ईडन का कोई ना कोई गार्जियन होगा, उसकी जो है देख रेख करने वाला होगा। तो उसकी देख रेख करने वाले आपके ये दो लोग थे, एक आपके इथुरेल थे और दूसरे आपके जेफोन थे। ये दो लोग जो है एंजल्स, ये दो एंजल्स आपके ये गार्डियन का जो है काम करते थे। फिर उसके बाद जो है जब सैटर्न यहाँ पे पहुँचा है तो उसको जो है जो कमांडर था, मतलब यहाँ का जो कमांडर था गैब्रियल, ये गैब्रियल इनको जो है बाहर फेंक देता है, एक बार इसको जो है बाहर ढकेल के निकाल देता है। तो यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे, बुक फोर्थ में आप याद रखेंगे कि एडम यू का फर्स्ट चांस यहाँ पे आपका जिक्र मिलता है। और उसके बाद आपको ये गार्ड जो है दो गार्डियंस के नाम याद रखने हैं, इथरील और जेफोन। और उसके बाद ये याद रखना है कि जो कमांडर था, कमांडर गैब्रियल, गैब्रियल के द्वारा इनको बाहर निकाला जाता है। तो बुक फोर्थ में ये चार चीज़, ये इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी, एक चीज़, दो चीज़ और आपकी ये तीन चीज़। अगर जो इसको दोनों में एक हैं तो टोटल 3 आएगा। अब चलिए जो है बुक फिफ्थ पे चर्चा किया जाए। बुक फिफ्थ में क्या होता है कि एडम यू जब सो रहे होते हैं तो यू की कानों में ये सैटन आकर के टोड मेढक बन करके फुसफुसाता है, उसको कुछ बताता है, मिसगाइड करने का प्रयास करता है। तो यू जो है अपनी चीज़ों को एडम से जो है शेयर करती है। जिक्र करने के बाद वो डेली वो लोग अपने जो है टास्क पे लग जाते हैं, जैसा उनका दैनिक जीवन था वो अपने दैनिक जीवन पे लग जाते हैं। बुक फिफ्थ में आपको जो है कुछ चीज़ें मिलती हैं। जब ये कहने का मतलब ये गार्ड ने देखा कि यू को डिस्टर्ब किया जा रहा है तो उन्होंने राइफल को भेजा। राइफल आता है, ये भगवान का दूत एक टाइप का होता है। इसमें देखो कुछ करेक्टर हैं, आप न्यूमोनिक्स अगर जो बना लें तो आपको अच्छा लगेगा। देखो जितना भी मारपीट वाला काम होता है गार्ड की तरफ से, अगर जो कोई मारपीट करे या ऑर्डर देने का काम करे, दिमाग में आप रख लो जैसे सेनापति। तो सेनापति का काम कौन करता था? वो है माइकल। माइकल ही वार किया था। एडम यू को जब बाहर निकालना होता है, तो जैसे होता नहीं किसी को बाहर निकालना हो तो पुलिस आपको कब्जा दिलवाती है, भगवाना हो, कब्जा है खाली कराना हो, तो उनको ये लगा शायद जाए न जाए। तो अब ये कहने का मतलब एज ए सेनापति या जो भी चीज़ें हैं तो माइकल आता है उनको बाहर निकालता है। तो दिमाग में इतना रखिएगा कि माइकल का काम टोटल सेनापति वाला होता है।
रैफल एज ए सेंट होता है, जहाँ कहीं भी किसी को उपदेश देने की बात आती है तो फिर वहाँ आपको रैफल को भेजा जाता है। तो थोड़ा सा ये न्यूमोनिक्स आप अपने दिमाग में रखेंगे तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो गार्ड ने रैफल को भेजा कि जाओ भैया इन लोगों को समझाओ, इनके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं वो मिसगाइड ना हो भाई भगवान। और तो उनको पता था, बस इतना आपको ध्यान देना है कि देखो गार्ड ऐसे नहीं गार्ड होते हैं, उनको सारी चीज़ें पता है लेकिन वो अपने एक भी स्टेप को नहीं छोड़ रहे हैं। कल की डेट में आप उनके ऊपर ब्लेम ना कर पाएँ कि आपने मुझे गाइड नहीं किया था या आपने मुझे वार्न नहीं किया था। अब उनको पता था, देखिए गार्ड ही भविष्यवाणी करते हैं कि वो अपने जो है मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। और यहाँ उसके बावजूद इन्होंने रैफेल को भेजा, जाओ वार्न करो इन दोनों को। रैफेल आते हैं, इनको वार्न करते हैं एडम को। एडम को वार्न करने के बाद क्या होता है, अच्छा वार्न में यहाँ पे आप देख रहे हैं मैस्कुलिज्म यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे कहीं ईव का जिक्र नहीं है। रैफेल आता है सिर्फ इन्हीं को समझाता है। और जो आप देखेंगे फ्रूट, फ्रूट ईव ही खाती है, एडम नहीं खाता है। तो कहने का मतलब आप ये यहाँ पे जो है दिमाग में उस समय भी कहने का मतलब हमको लगता है जहाँ तक कि ज़्यादातर मेल मेल को बहुत ज़्यादा जो है उसको बुद्धिमान समझा जाता था। इनके लिटरेचर पढ़ने के बाद, ये मेरा व्यक्तिगत अपना जो है व्यू नहीं है, लेकिन इनके लिटरेचर पढ़ने के बाद जो ये संवाद ये मिल्टन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उससे ये लगता है कि इनके दिमाग में भी कहीं ये चीज़ थी। तो उसके बाद आप देख रहे हैं एडम को वार्न किया जाता है, बताया जाता है सारी चीज़ें। फिर उसके बाद यहीं से कि तो अच्छा जब एडम को वार्न कर रहा है तो एडम के मन में आएगा अच्छा यार ये सैटन का विरोध क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो फिर राफेल क्या करता है, फिर पूरी कहानी बताता है कि राफेल जो सैटन विरोध क्यों कर रहा है। तो बताता है कि पहले ऐसे थे, गार्ड था, गार्ड का एक सन था, फिर सन को जब इन्होंने अपोज किया इन लोगों ने तो पहले सन को मारना चाहा सैटन वेटन ने, तो फिर उसके बाद गार्ड ने इसको जो है पनिशमेंट के रूप में इसका जो है नेम चेंज कर दिया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने युद्ध किया तो फिर इनको नीचे भेज दिया गया पाताल में, इसीलिए बदला लेने के लिए आया है। अब इसको ये सारी चीज़ समझ में, तो जो कहानी है, कहानी आपकी 8 किताब तक चलती है। जो ये रैफेल महोदय हैं, रैफेल महोदय पूरे युद्ध की कहानी जो है 6, 7, 8 इन किताबों में इन्होंने जो है यहाँ तक कवर किया है। और इसमें ये बताया जाता है कि माइकल और गैब्रियल, देखो लड़ाई झगड़े के काम आया, फिर माइकल आ गया और गैब्रियल जो है कमांडर था ही। तो इसको जो है इन दोनों को देखिए यहाँ पे फिर आता है कि फिर इनको जो है फाइट के लिए सेंट जो है अगेंस्ट सैटन के अगेंस्ट जो है इनको भेजा जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें आपकी जो है कहानी आगे बढ़ती है। फिर फिर आगे आप देख रहे हैं कि बुक सेवेंथ में फिर ये यूरनिया को जो है इन्वोक करता है। अच्छा यूरनिया को इन्वोक क्यों करता है, ये माना जाता है कि जो यूरनिया है इन्होंने ही मूसेस को इंस्पायर्ड किया था जेनेसिस लिखने के लिए। जेनेसिस क्या है, जेनेसिस वही फिर बाइबल, बाइबल फिर उसके नीचे ओल्ड टेस्टमेंट, और ओल्ड टेस्टमेंट की जो पहली बुक है वो है जेनेसिस। ये किससे है, तो ये मूसेस के द्वारा है। तो मूसेस को यूरनिया ने जो है मोटिवेट किया था, तब इन्होंने जेनेसिस लिखा। तो ये चाहते हैं कि ये भी इनको जो है मिल्टन को कहने का मतलब इस टाइप की डिवाइन पावर दें कि इनका जो इन्होंने ये ग्रेट टास्क लिया है ये इसको पूरा कर सकें। और उसके बाद इसी में जो आपका वो होता है रैफेल होता है, रैफेल डिस्क्राइब करता है कि पूरे 6 दिन लगे थे पूरी क्रिएशन को बनाने में। भगवान को जो है ये वर्ल्ड बनाने में पूरा 6 दिन लगा था। तो ये आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद ईटिंग ऑफ फ्रूट वूट वाली कहानी जो है इसी में आती है कि फल उन्होंने कैसे खाया एडम और ईव ने, ये सब कहानी आपको जो है यहाँ पे बताई जाती है बुक सेवेंथ में। फिर बुक 8 में देखते हैं कि कंक्लूजन और इन सब सारी चीज़ों पर बुक मतलब कहने का मतलब अब यहीं कहानी ख़त्म हो जाएगी। जो रैफेल सुना रहे थे कहानी कि कैसे जो है सैटन को नीचे भेजा गया, तो वो कहानी इसी में होती है। तो लास्ट में जो है वार्निंग वार्निंग वाली सब जो है फाइनल वार्निंग देने के बाद ये लास्ट में रैफेल महोदय जो है चले जाते हैं। ये बुक 8 में टोटल आपका जो है जिक्र होता है। अब बुक 9 से आप देख रहे हैं फिर रियल इंसिडेंट स्टार्ट होती है। देखो यहाँ तक इनको समझाया गया, समझाने के बाद बुक 9 में देखिए फिर से सरपेंट के रूप में वो एंट्री करता है। ये देखिएगा है सरपेंट के रूप में बुक 9 में ये सरपेंट बनता है। तो सरपेंट के रूप में सैटन दोबारा एंट्री करता है। और ये ईव को जो है, ईव को कहने का मतलब बहलाने फुसलाने में ये आपका जो है कामयाब हो जाता है और इनको परसुएट करता है कि आप जो है नॉलेज के जो नॉलेज का एक ट्री था जिस फॉरबिडन फ्रूट था उसका जो वर्जित फल था कि इसको नहीं खाना है, वो उसको कन्विंस करता है कि आप इस फल को खाइए। और उनको मिसगाइड करके ईव को वो वो फ्रूट जो है खिला देता है।
अब बुक 10th में आप क्या देखेंगे, बुक 10th में ये देखते हैं कि ये लोग फल खा लिए रहते हैं, अब इनको जो है अब पता चलता है। और उसके बाद सैटर्न क्या करता है, सैटर्न दोबारा से अपना जो है हेल में चला जाता है। हेल में जाने के बाद फिर बोस्ट करता है कि देखो हमने उनको बर्बाद कर दिया, अपनी विक्ट्री की बोस्टिंग करता है। विक्ट्री की बोस्टिंग कर ये इधर करता है, और एडम यू ये फल खाने के बाद ये इनके मन में अब पश्चाताप शुरू हो जाता है। तो फिर एडम ने दोबारा सांत्वना देते ही ये बोला कि जो जो गॉड का सन है वो आएगा, वो हमारे ऊपर मर्सी करेगा और वो दोबारा हम लोगों को उभरने का मौका देगा। कहने का मतलब हेवन को वो दोबारा से रिस्टोर करा सकते हैं। ये जिक्र आपका बुक 10th में होता है। बुक 11 में क्या होता है, इस सन ऑफ गॉड जो है आता है, दया और इन सब सारी चीज़ों के बारे में। मतलब इनसे वो करता है, लेकिन अब इन्होंने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया था, तो अब गॉड इनको कहता है कि नहीं, अब आपने खाया है तो फिर आपको जाना पड़ेगा। अब उसके बाद माइकल दोबारा भेजे जाते हैं। ईव रोने लगती है, लेमेंट्स करती है, फिर भी जो है एडम भी उसके लिए जो है करता है कि हम लोगों को जो है बैनिश न किया जाए। फिर भी माइकल ये बोलता है कि नहीं, अब आपने गलती की है तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें चलती हैं। फिर उसके बाद आपका बुक जो है 12 जो है लास्ट बुक, ये आपकी आती है। अच्छा, इसमें ओल्ड टेस्टमेंट, माइकल जो है ओल्ड टेस्टमेंट की जो है चर्चा वर्चा करता है, मसीह उसी के बारे में। फिर उसके बाद जो है इन लोगों को और थोड़ा जो है ये भी बताता है कि सेकंड कमिंग, कहने का मतलब यीशु की जब तक सेकंड कमिंग नहीं होगी उसके पहले तक चर्च वर्च आपके करप्ट रहेंगे। ये चीज़ का जिक्र आपका जो है यहाँ होता है। ये सब चीज़ों का जिक्र होने के बाद फिर इनको स्वर्ग से बाहर जो है निकाल दिया जाता है, एडम ईव को। और इसके बाद आपका जो है ये बुक आपकी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स।